हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के पीटी रिवीजन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और इकोनॉमी सेक्शन पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो जो इकोनॉमी से रिलेटेड, अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, आज हम उन्हें कवर करेंगे। तो चलिए पहली न्यूज़ देखते हैं। पहली न्यूज़ है हाइड्रोजन इकोनॉमी इंडियन डायलॉग 2021। तो जैसा कि आप सब जानते ही है, हाइड्रोजन को ईंधन के तौर पर अर्थव्यवस्था में प्रमुख रूप से अपनाए जाने की बात चल रही है। इसी से संबंधित नेशनल हाइड्रोजन मिशन और भी कई सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं। तो एक मीटिंग हुई थी, यानी एक डायलॉग, जिसको पूर्व जो पेट्रोलियम मंत्री थे उन्होंने एड्रेस किया था। क्योंकि इस वक्त पेट्रोलियम मंत्री जो है वे बदल गए हैं, पहले थे धर्मेंद्र प्रधान और अभी हैं हरदीप सिंह पुरी। तो देखें क्या है, एक हाइड्रोजन राउंड टेबल का आयोजन किया गया था और इसमें प्रमुख रूप से द एनर्जी फोरम और फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने पार्टिसिपेट किया था। और ये जो दोनों पार्टिसिपेंट्स थे, ये किसके अंतर्गत कार्य कर रहे थे? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, यानी कि हाइड्रोजन मिशन या हाइड्रोजन से संबंधित जो भी चीजें हैं वे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत चलाई जा रही हैं। सभी योजनाएं मंत्रालय को, इसलिए याद रखिएगा। इसमें जो मुख्य विषय था वह था हाइड्रोजन की आपूर्ति और मांग की मैपिंग करना और इससे जुड़े जो भी पॉलिसीज हैं उनको डेवलप करना। तो डिमांड कितनी होने वाली है इसके आधार पर, और उसको किस हिसाब से पूरा किया जाएगा उसके आधार पर। नेशनल हाइड्रोजन मिशन प्रमुख रूप से चर्चा में रहा है। तो ग्रीन ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पन्न करके स्वच्छ ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देना नेशनल हाइड्रोजन मिशन का मकसद है। यानी हम चाहते हैं कि हम रिन्यूएबल सोर्सेस पर या फिर पेट्रोलियम आधारित जो ईंधन है हम उनका उपयोग कम करें। जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करना, और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने का एक प्रमुख मकसद है हमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भारत ने भी लक्ष्य अपनाए हैं उनको पूरा करना। तो 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा गया था और 2030 के लिए इसी लक्ष्य को 450 गीगावाट कर दिया गया है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के माध्यम से। अधिकतम 20% तक की मात्रा, याद रखिएगा, इसको ग्रीन हाइड्रोजन को प्राकृतिक गैस के साथ मिश्रित किया जा सकता है। यानी नेचुरल गैसेस में ग्रीन हाइड्रोजन का अगर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा ब्लेंडिंग करके, तो 20% इसकी मात्रा रह पाएगी। हाइड्रोजन ऊर्जा का एक दीर्घकालिक स्रोत है, यानी लंबे समय तक हम इसका उपयोग कर पाएंगे। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन से ऊर्जा उत्पादन करने पर प्रदूषण फैलाने वाली गैसों का उत्सर्जन नहीं होता या कम होता है। यानी कि अगर इसको मिश्रित किया जाएगा तो जो ओवरऑल हमारा प्रोडक्ट था वो जितनी एमिशन यानी उत्सर्जन कर रहा होगा उसके मुकाबले उसमें गिरावट देखी जाएगी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है हथकरघा संवर्धन सहायता योजना। तो जो इस तरह की योजनाएं चलती हैं ये भी यूपीएससी या अन्य एग्जाम्स में, पीएससी एग्जाम्स में पूछा जाता है। हथकरघा संवर्धन सहायता योजना की शुरुआत दिसंबर 2016 में हुई थी, याद रखिएगा। और यह योजना सभी बुनकरों के लिए बनाई गई है। यानी बुनकर जो भी हैं, यानी हस्तशिल्प में कार्य करने वाले लोग, वे इसमें प्रमुख रूप से शामिल हैं। इस योजना के तहत बुनाई के लिए करघा और इससे जुड़ी सामग्री पर होने वाले खर्च का 90% भारत सरकार वहन करती है। यानी केंद्र सरकार के अंतर्गत 90% इसका वहन किया जाता है। इसका जो नोडल मंत्रालय है वह है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, यानी वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार का, यानी केंद्रीय मंत्रालय की हम बात कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को समझ लीजिए। पहला, बुनकरों को बुनाई के लिए करघा और इससे जुड़ी सामग्रियां प्रदान करना ताकि वे अपने कौशल के आधार पर रोजगार प्राप्त कर सके और आय के नए साधन जुटा सकें। हथकरघा उत्पादों की उत्पादकता यानी उनकी प्रोडक्टिविटी और गुणवत्ता में सुधार करना, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स, यानी अगर उनके पास मशीनरी वगैरह होगी तो वो और बेहतर तरीके से और अच्छे उत्पाद बना पाएंगे बजाय किसी अन्य साधन के या बिना किसी साधन के। ठीक, तो सुधारों के माध्यम से बुनकरों की आय में वृद्धि करना अच्छा कदम है। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अगर बन जाए कि कौन शामिल है या कौन शामिल नहीं है तो याद रखिएगा। ऐसा ही एक प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है, अभी हम उस प्रश्न को देखेंगे। इस योजना को 2015-16 में राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम यानी NHDP और व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना यानी CHCDS के तहत एक उन्नयन योजना के रूप में पेश किया गया था। यानी इन योजनाओं को मिला करके एक कंबाइन
तौर पर एक अगले चरण के रूप में इसको लागू किया गया था। एक प्रश्न हम देखते हैं यूपीएससी में जो पूछा गया था, 2019 का क्वेश्चन है। इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन है अटल नवप्रवर्तन मिशन यानी अटल इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया था। अब आपको बताना है इसमें ऑप्शंस में से क्या इसका सही विकल्प है। यानी सीधा प्रश्न पूछा जा रहा है, कई बार सीधे मंत्रालय पूछा जा सकता है, किसी योजना से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एटलीस्ट जब भी आप किसी नई योजना के बारे में पढ़ें तो उससे संबंधित जो ऊपरी पहलू जो हमें लगते हैं कि ये तो बहुत सामान्य सी बात है, वही प्रश्न के रूप में पूछ दिया जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। ई युवा योजना, इसका संबंध किससे है? बिराक से। बिराक क्या है अभी देखते हैं। ई युवा का मतलब क्या हुआ? ई युवा योजना एम्पावरिंग यूथ फॉर अंडरटेकिंग वैल्यू एडेड इनोवेटिव ट्रांसलेशनल रिसर्च, यह कार्य करता है बिराक के अंतर्गत, यानी इसकी योजना लाई गई है। बिराक क्या है? बिराक का मतलब हुआ बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, ठीक, यानी जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, याद रखिएगा इसका नाम। इसके अंतर्गत ई युवा योजना को चलाया जा रहा है। क्या है यह योजना? ये दरअसल युवा छात्रों और शोधकर्ताओं के बीच एक अप्लाइड रिसर्च यानी रिसर्च को इस फॉर्म में करना ताकि उसका बेहतर परिणाम हासिल किया जा सके, साथ ही नीड ओरिएंटेड यानी आवश्यकता उन्मुख जो उद्यमशीलता नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देगी। यानी हम उन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं जिनकी मार्केट में नीड है, हम उन पर ये रिसर्च करें और उन पर ही नए नवाचार लेकर के आए। इसमें वित्त पोषण सहायता यानी फेलोशिप और रिसर्च ग्रांट दिए जाएंगे। किसको? अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट डॉक्टरेट सहित और भी कई लेवल्स पर। तकनीकी और व्यावसायिक सलाह भी इसके तहत दी जाएगी, जिससे कि ताकि जो भी इनोवेटर्स हैं, जो भी रिसर्चर्स हैं, वे किसी भी तरह की वित्तीय हालत में, यानी जो भी रिसर्चर्स हैं या फिर जो भी नवाचार करने वाले लोग हैं, उनको किसी भी तरह की वित्त की कठिनाई या वित्त का नुकसान ना झेलना पड़े। उद्यमशीलता संस्कृति के लिए ओरिएंटेशन आदि इसमें शामिल हैं। यह योजना 2 श्रेणियों के तहत छात्रों को सहायता प्रदान करती है। पहली श्रेणी पोस्ट ग्रेजुएशन और इससे ऊपर के छात्रों के लिए है। इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है बिराक्स इनोवेशन फेलोज। दूसरी इससे निचले स्तर पर यानी स्नातक छात्रों के लिए यह है बिराक्स ई युवा फेलोज। इन दोनों बातों को याद रखिएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी ने इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा है सीधे सीधे, ये सिविल सर्विस एग्जाम 2017 का है। हालांकि डायरेक्टली रिलेट नहीं करता, लेकिन एक उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सम्मिलित हो सकता है? अब आप देख रहे हैं इसमें विकल्प के तौर पर एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन बनाया गया है कि आपने उस पूरी खबर को हो सकता पढ़ लिया हो, लेकिन उसके बावजूद कुछ पॉइंट्स जो आपको कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं, इसलिए आपको पॉइंट्स वाइज बहुत ही क्लियर रहना है। दरअसल प्रिलिमिनरी एग्जाम या प्रीलिम्स एग्जाम होता ही इसलिए है कि स्टूडेंट से इस बात का आकलन किया जा सके स्टूडेंट्स के बीच कि किसकी पढ़ाई की तैयारी कितनी ज़्यादा सतर्कता से की गई है। विकल्प देख लीजिए, इस हिसाब से आपको तैयारी को अपना करना है। चलिए आगे देखते हैं। एक और योजना लाई जा रही है देश के भूखंडों के लिए एक यूनिक आईडी बनाना। तो देश में जितने भी भूमि के खंड मौजूद हैं, अलग अलग रूप से बिखरे हुए हैं गांव के इलाकों में या किसी भी अन्य क्षेत्रों में, तो उनकी एक मैपिंग करने के लिए यह योजना लाई गई है और उनको एक नंबरिंग दी जाएगी। तो इस योजना का नाम है ULPIN और इसका मकसद इस योजना का नाम है ULPIN और इसका मतलब हुआ द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, यानी भूखंडों के लिए एक तरह से यूनिक आईडी उनको दी जाएगी और इसमें देश के प्रत्येक भूखंड को 14 अंकों की एक पहचान संख्या जारी करने की योजना बनाई गई है, जिसके तहत प्लान किया गया है कि आने वाले साल में लगभग सभी भूखंडों को कवर कर लिया जाए। इसमें भूमि रिकॉर्ड का राजस्व रिकॉर्ड और बैंक रिकॉर्ड के साथ भी इनको जोड़ने की योजना है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति इन्हें आधार से जोड़ना चाहे तो वह भी जोड़ सकता है, यानी यह एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। आधार संख्या से भी इसको जोड़ा जा सकता है। इस साल से 10 राज्यों में शुरू किया गया है और आने वाले साल में यानी मार्च 2022 तक इसे देश भर में लागू किए जाने की योजना बनाई गई है। इससे क्या होगा? ULPIN योजना से भूमि के हर खंड की पहचान की जाएगी, जिससे धोखाधड़ी के मामलों को
रोका जा सकेगा। खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखते हैं जहां पर भूमि के रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा दस्तावेजीकरण उनका ठीक से नहीं हो पाता, इस वजह से वहां पर लड़ाई झगड़े या ऐसी अव्यवस्था देखने को मिलती है। इसी वजह से सरकार ने क्या किया है कि सभी भूखंडों को एक तरह से यूनिक नंबर दे दिया जाएगा, जिससे उनका डिजिटल डेटाबेस तैयार हो सके। तो ULPIN देशांतर और अक्षांश निर्देशांक के आधार पर तैयार किया जाएगा, यानी देशांतर और अक्षांश दोनों के स्तर पर इसको कवर किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ULPIN दरअसल DILRMP एक योजना चला रही थी सरकार, इसका मतलब है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। इसका ही एक अगला चरण है। जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम था वह 2008 में शुरू हुआ था और इस योजना के तहत अपडेट किया जा रहा है इसको, जिसके तहत अभी वाली योजना आई है और इसको पूरा करने की समय सीमा 2023-24 तक निर्धारित की गई है। इसका जो अगला चरण आएगा उसमें इसको बैंकों के साथ भी इन भूमि रिकॉर्ड्स को साझा करने की योजना है, ताकि यदि कोई व्यक्ति उससे संबंधित ऋण या अन्य तरह के कोई संसाधन लेना चाहे तो इसका भी उपयोग किया जा सके। चलिए आगे देखते हैं। आगे रिपोर्ट आई है एक सिपरी की, तो सिपरी क्या है अभी हम बात करेंगे और इस रिपोर्ट में क्या क्या प्रमुख बातें निकल करके आई थी। तो 2016 से 2020 के दौरान अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक के रूप में उभर करके सामने आया है। सिपरी दरअसल वैश्विक स्तर पर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हथियार हैं उनसे संबंधित आंकड़े और डेटाबेस जारी करती है। तो इसमें बताया गया है कि अमेरिका के बाद रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन का नाम आता है हथियारों के मामले में, यानी हथियार निर्यातक के मामले में। हथियारों के आयातकों को अगर हम देखें तो उसके मामले में सऊदी अरब सबसे आगे है, जिसके बाद दूसरे नंबर पर भारत का स्थान है। तो निर्यातक के तौर पर कौन है नंबर 1 पर? USA, उसके बाद रशिया, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद जर्मनी और फिर चाइना। निर्यातक देश हैं ये। आयातक देशों में पहले नंबर पर सऊदी अरब, दूसरे नंबर पर भारत, जबकि हालांकि भारत ने पिछले कुछ समय में अपना आयात हथियारों का कुछ कम भी किया है। 2011 से 15 और 2016 से 20 के बीच भारत द्वारा किए जाने वाले हथियार आयात में 33% की कमी की गई है। हमने जिक्र किया ना 33% की कमी, उसके बावजूद भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है। इसका कारण एक लंबी खरीद प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, हमें बहुत समय लग जाता है हथियारों को हम तक पहुंचने में। तो इन दो अवधियों के बीच में रूस द्वारा भारत को निर्यात में 53% की कमी देखी गई है। इसके बावजूद रूस के निर्यात में, यानी रूस से भारत जो हथियार लेता है उसमें कमी देखी गई है। उसके बावजूद रूस भारत को निर्यात करने वाला, सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला पहला देश बना हुआ है अभी भी। दो 2011 से 15 तक अमेरिका भारत के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसमें गिरावट देखी गई और 2016 से 20 के दौरान अमेरिका चौथे स्थान पर आ गया, यानी जो भारत को निर्यात करता है। अगर हम इन देशों का क्रम देखें तो जो टॉप 4 कंट्रीज हैं जो भारत को निर्यात करते हैं, यानी भारत उनसे आयात करता है, उसमें पहले नंबर पर है रूस, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद इजराइल, उसके बाद USA। अगर कभी कोई प्रश्न बने किसी भी परीक्षा में तो याद रखिएगा इस बात को। सिपरी की हम बात कर रहे थे। सिपरी का मतलब हुआ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसकी स्थापना 1966 में की गई थी और यह स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में स्थित है। इसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष, सैन्य व्यय और हथियारों के व्यापार, हथियारों का निरस्त्रीकरण यानी हथियारों को कम करना और हथियार नियंत्रण के लिए ये काम करता है, डेटा रखता है, विश्लेषण करता है, इस आधार पर जानकारी देता है और अपनी रिपोर्ट साझा करता है। हाल ही में इसने परमाणु हथियारों के संबंध में भी कुछ डेटा प्रकाशित किए थे, तो इन सब बातों को याद रखिएगा। इसका बेसिकली इस संस्था का संबंध हथियारों के डिसआर्मामेंट या फिर उनके डेटा एनालिसिस से है, जिसके आधार पर यह आंकड़े इसने प्रकाशित किए हैं। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। यह है आत्मनिर्भर
निवेशक मित्र पोर्टल, तो भारत सरकार ने कोशिश की है कि घरेलू निवेशकों को आकर्षित किया जाए और घरेलू स्तर पर ही एक पोर्टल का विकास किया है। तो घरेलू निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार जोर दे रही है, यानी डिजिटल प्रक्रिया को अपना करके निवेश को आकर्षित करने का यहाँ पर विचार रखा गया है। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT इसको जारी कर रहा है या इसको लागू कर रहा है, और ये जो पोर्टल बनाया गया है उसका नाम है आत्मनिर्भर निवेशक मित्र, ताकि जो भी निवेशक हैं एक ही पोर्टल पर जाकर हर तरह की जो भी जानकारियां हैं, सरकार का आंकड़ा है, उसको एक्सेस कर सकें और जान सकें कि कहां पर निवेश करना कितना बेहतर होगा। तो घरेलू निवेशकों को सुविधा और सूचना देने में मदद करना, और अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे अलग अलग क्षेत्रों में लागू किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया के तहत इसे विकसित किया जा रहा है। इन्वेस्ट इंडिया क्या है? इन्वेस्ट इंडिया 2009 में स्थापित एक नॉन प्रॉफिट वेंचर है। इस पोर्टल पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की निवेश से जुड़ी जानकारियों को साझा किया जाएगा, ताकि जो भी व्यक्ति निवेश करना चाहता है वह उन जानकारियों के आधार पर उस योजना या उस प्रोजेक्ट को समझ सके और निवेश कर सके। कुछ अन्य पोर्टल हैं इसी तरह के, जैसे चैंपियंस पोर्टल, MSME समाधान और MSME संपर्क पोर्टल, इन सभी को भी इससे जोड़ा गया है। इसके अलावा जो भी सरकार के अन्य पोर्टल्स हैं उनका भी डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए उसके लिंक इसमें दिए गए हैं। इसका अप्रूवल, लाइसेंस और क्लियरेंस के बारे में जो भी जानकारी है वह इसमें दी जाएगी, यानी कोई निवेशक यदि यह जानना चाहे कि उसने जिस कंपनी में निवेश किया है या जिस प्रोजेक्ट पर निवेश किया है उसकी क्या स्थिति है, लाइसेंस मिला या नहीं मिला, क्लियरेंस मिला या नहीं मिला, तो इस योजना में ये बातें कही गई हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, यानी जो भी वाहन एक समय के बाद अपनी आयु पूरी कर लेते हैं या उनकी जो रजिस्ट्रेशन होता है वह पूरा हो जाता है, तो किस तरीके से उनको रिसाइकल किया जाए या फिर अन्य कामों में उपयोग किया जाए, उसी को यहाँ पर लिया गया है। तो स्क्रैपेज में आप ऐसे जंकयार्ड्स में देखते होंगे कि बहुत सारी गाड़ियाँ या पुराने वाहन वहाँ पर पड़े रहते हैं, जिसके आधार पर उनको ख़त्म किया जाता है, एक तरीके से निस्तारित किया जाता है, और उनके जो भी धातुएँ हैं या लोहा है उसका उपयोग दोबारा से अन्य वाहन बनाने में या अन्य तरह की चीज़ों के लिए किया जाता है। तो इसे कैसे निस्तारित किया जाए, इसी को लेकर के एक नीति लेकर के आए हैं, पॉलिसी बनाई जा रही है, जिसकी घोषणा 2021-22 के बजट भाषण में की गई थी। इसमें कहा गया है कि फिटनेस टेस्ट में पास न होने पर 15 साल में कमर्शियल वाहन जो होंगे उनका रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया जाएगा, यानी एक तरह से उन्हें डी रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। अभी ये कमर्शियल वाहन के लिए है, और जो भी निजी वाहन है उसके लिए यह सीमा कितनी है? 20 साल की। कमर्शियल वाहन के लिए 15 साल और निजी वाहनों के लिए 20 साल। एक समय सीमा के बाद सभी वाहनों को अनिवार्य ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा, जिसके बाद यह देखा जाएगा कि वह पास होता है या नहीं। अगर पास नहीं होता है तो उस वाहन को चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसके बावजूद यदि कोई ऐसा वाहन चलाता हुआ व्यक्ति मिलता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। अगर हम एक डेटा को देखें तो भारत में लगभग 1.7 मिलियन वाहन 15 साल से भी अधिक पुराने हैं। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि उनका पॉल्यूशन लेवल या फिर उस वाहन की उपयोगिता कितनी रह गई होगी, और वह कितना नुकसानदायक हो सकता है पर्यावरण के लिए या फिर दुर्घटनाओं जैसे पहलुओं के लिए। तो जो नई पॉलिसी है उससे क्या लाभ होंगे, आप इसी से जोड़ करके समझिए। पहला तो वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी, यानी जब इन वाहनों को हटा दिया जाएगा, नए वाहन नए मानकों के आधार पर लाए जाएंगे, BS6 मानक, तो उसके आधार पर जो प्रदूषण की उसमें प्रक्रिया अपनाई गई है उसी के तहत ही प्रदूषण होगा, यानी प्रदूषण में गिरावट आएगी। अगला, भारत को अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। हमने टारगेट रखा है कि हम कार्बन उत्सर्जन में गिरावट लाएंगे। इसी तरह सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, यानी जब नए वाहन होंगे उनका ब्रेकिंग सिस्टम सही होगा पुराने वाहनों की तुलना में, तो यहाँ भी एक लाभ होगा। दूसरा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में रोजगार बढ़ेंगे, यानी नए प्रोडक्शन को इससे बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा देश भर में व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर्स खोले जाएंगे, यानी जिन लोगों के पास जो भी पुराने वाहन हैं खत्म हो गया है उनका रजिस्ट्रेशन, तो वे कहाँ लेकर के जाएं, तो ऐसे सेंटर्स की ज़रूरत होगी जहां पर लोग अपने पुराने वाहनों को ले जा करके बेच सकेंगे। इसके अलावा जो ये सेंटर्स हैं इन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत खोला जाएगा, और जो ऑटोमेटेड फिटनेस
सेंटर्स होंगे उनको सरकार बढ़ावा देगी ताकि इस तरह की जो प्रक्रिया है उसको और आसानी से पूरा किया जा सके। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को लेकर के यूपीएससी में अक्सर या अन्य परीक्षाओं में सवाल बनते रहते हैं। चलिए देखते हैं क्या डेटा है। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर आरबीआई ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं, आरबीआई ने कुछ बातें बताई हैं। जैसे फरवरी 2021 में ओडीआई यानी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 31% की कमी आई है और यह घटकर 1.85 बिलियन डॉलर रह गया था। फरवरी 2020 की अगर हम बात करें तो विदेशी इकाइयों और ज्वाइंट वेंचर्स में 2.66 बिलियन डॉलर का निवेश किया गया था और सबसे ज़्यादा निवेश लोन के रूप में किया गया था। इस बात को समझिएगा। दो बातें हैं यहाँ पर, एक है ओडीआई, एक है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओडीआई का मतलब होता है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी भारत की कोई कंपनी, सामान्य भाषा में समझते हैं, भारत की कोई कंपनी किसी दूसरे देश में निवेश करके अपनी कोई अन्य संस्था को खोलती है। मान लीजिए भारत की कंपनी यदि टाटा का उदाहरण ले, अगर टाटा भारत की कंपनी है तो वह यदि ब्रिटेन में या किसी अन्य देश में अपना कोई अन्य अपनी कंपनी खोलती है तो उसे हम कहेंगे कि वह ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। वहीं एफडीआई की बात करें तो किसी अन्य देश की कंपनी, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम होंडा को ले लें, तो किसी अन्य देश की कंपनी का भारत में किया गया निवेश, यानी भारत में वह कोई अन्य अपना उद्यम खोलती है उसी से संबंधित, तो उसको हम कहेंगे एफडीआई है। ये सामान्य परिभाषा है। आरबीआई की वेबसाइट में आरबीआई ने इससे संबंधित एफएक्यूज जारी किए हैं जिसमें इसको स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किसमें कितना निवेश किया जा सकता है, कहां पर निवेश की कितनी परमिशन है। तो न्यूज़ के संदर्भ में इतनी बात ठीक है। अब आगे देखें। ओडीआई यानी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब कोई कंपनी अपनी विदेशी इकाई में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पूंजी या सब्सक्रिप्शन में योगदान देती है, यानी कोई संस्था किसी दूसरे देश में जाकर के कोई अन्य कंपनी अपनी खोलती है या अन्य तरीके से उसकी पूंजी में योगदान देती है, तो उसको कहते हैं ओडीआई। पोर्टफोलियो निवेश ओडीआई में शामिल नहीं होते। पोर्टफोलियो निवेश क्या है? देखिए, पोर्टफोलियो निवेश किसी तरह के शेयर्स में या फिर किसी तरह के बॉन्ड में, किसी तरह की सिक्योरिटी में किया गया निवेश, यानी किसी व्यक्ति की जब यह उम्मीद हो कि वह अपने द्वारा किए गए निवेश से ज़्यादा रिटर्न हासिल कर सकता है, लेकिन उस निवेश के दौरान उसकी कोई मैनेजमेंट में भूमिका नहीं होती, तो उसे हम पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। वहीं अगर हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को देखें तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में उस व्यक्ति की उस पूंजी के संबंध में जो भी मैनेजमेंट है उन सभी चीज़ों में भूमिका होती है, वह एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट माना जाता है, जबकि पोर्टफोलियो निवेश को पैसिव इन्वेस्टमेंट मानते हैं। ठीक, तो पोर्टफोलियो निवेश ओडीआई में शामिल नहीं किया जाता, यानी ऐसा निवेश जहां पर आपने किसी संस्था का मालिकाना हक उस तरह से हासिल नहीं किया, केवल उससे कुछ शेयर्स वगैरह लिए हैं, वो भी अल्पकालिक समय पर लाभ हासिल करने के लिए। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पंजीकृत रेजिडेंट कॉरपोरेट एंटिटी या पार्टनरशिप फर्म ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। वहीं रेजिडेंट इंडिविजुअल जो हैं, यानी निवासी व्यक्तिगत लोग, उनको केवल पोर्टफोलियो निवेश की ही अनुमति दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। एक और बात समझिएगा, रियल एस्टेट यानी जो भूमि से संबंधित जो बिजनेस होता है या फिर बैंकिंग सेक्टर, उसको ओडीआई की अनुमति नहीं दी गई है। सवाल बन सकता है इस पर। अगला, विदेश में जॉइंट वेंचर या होली ओन्ड सब्सिडियरीज स्थापित करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत क्लियरेंस की जरूरत होती है। यानी यदि कोई विदेश में कोई जॉइंट वेंचर खोलना चाहता है या पूरी तरह से उसकी ही अधिकारिता में कोई सब्सिडियरी स्थापित करता है, यानी उसकी सहायक कंपनी स्थापित करता है, तो उसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत क्लियरेंस की उसको जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए एक और न्यूज़ देख लेते हैं। घर तक फाइबर योजना, इस योजना को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार से शुरू किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर।
योजना से जुड़ी कुछ बातें। शुरुआत 21 सितंबर 2020 को की गई थी, बिहार से शुरू हुआ है और इसी योजना को हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर द्वारा इंटरनेट सुविधा, हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर द्वारा इंटरनेट सुविधा या फिर ऑप्टिकल फाइबर विलेज कनेक्टिविटी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इसका क्रियान्वयन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? अगर हम बिहार के संदर्भ में समझें, चूंकि बिहार में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, तो बिहार के हर गांव में एरियल ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना और सभी गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना। बेसिकली इसका फोकस रूरल एरियाज यानी ग्रामीण भारत पर ही है, ताकि वहां पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी या इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुधारा जा सके। इस परियोजना की निगरानी चूंकि बिहार राज्य में किया गया है, तो बिहार राज्य और दूरसंचार विभाग कर रहा है। इससे क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, जैसे ई एजुकेशन, ई कृषि, टेली मेडिसिन, टेली लॉ और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसी डिजिटल सेवाएं। यानी हमने कोरोना महामारी के दौरान भी इस बात को देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर अन्य जो क्षेत्र हैं, वहां पर जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चे हैं, वे डायरेक्टली एजुकेशन सिस्टम से अगर हम जोड़ करके देखें तो वे ऑनलाइन क्लासेस जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाए। और वहीं अगर शहरी क्षेत्र को देखें तो वहां पर आसानी से कई लोगों ने, कई बच्चों ने, कई स्कूल्स ने इस पूरी प्रक्रिया को अपनाया। तो ये जो योजना है, ये इस क्षेत्र के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होगी, खासतौर से आज के समय में, बदलते वक्त में, जहां टेली मेडिसिन और टेली एजुकेशन जैसी प्रक्रिया बढ़ती जा रही है। तो इन न्यूज़ को आप पढ़िए, इनसे संबंधित कुछ और चीज़ें जो आपको समझ में आए उनको भी देखते रहिए। तो आज के सेशन में इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।